निर्वाणा एकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके एग्ज़ाम को 1 वीक से कम जो है समय रह गया है। ऐसे टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपके लगभग 15 से 20 नंबर इम्प्रूव हो जाएँ। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको 3 इम्पॉर्टेंट ऐसे टिप्स दी गई हैं जो आपको लास्ट के 4 से 5 दिन करना है। वो डेफ़िनेटली आपके 25 से 30 नंबर आपके इम्प्रूव कर देगा। आज इस वीडियो में हम पेपर 1 के रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपको 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, जो कि मैं अपने एग्ज़ाम टाइम में करता था। मैंने दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम सेशन में अपना जेआरएफ क्लियर किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ में। इससे पहले मैं 3 बार जो है नेट क्लियर कर चुका हूँ कॉन्टिन्यूअस वे में। अलॉन्ग विद दैट मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करता था, तो कभी भी मुझे 1 वीक से ऊपर का टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं मिला। बट मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से क्लियर थी और मैं उसी स्ट्रेटजी पे काम करता था। सो आज पेपर 1 में कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, पेपर 1 में अपना मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें, इस बेसिस पे हम बात करेंगे। दिस ईयर मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। आई करेक्टेड 39 क्वेश्चन इन पेपर 1 और मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर थी। वो स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मैं अपने जितने भी एस्पिरेंट हैं मैं उनको ये बताता हूँ कि आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आप अगर आपकी मैथ बेटर है, ठीक है, अगर आपकी मैथ बेटर है तो आप कैटेगरी 1 में आएंगे। और अगर आपकी मैथ बेटर नहीं है, ठीक है, लाइक इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैथ, तो आप कैटेगरी 2 में आएंगे। अब कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आपको करना क्या है? अगर आपकी कैटेगरी 1 बेटर है, ठीक है, अगर आप कैटेगरी 1 में हैं, आपकी मैथ बेटर है, तो आपको किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है लास्ट के टाइम में, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको फोकस करना है ऐसे टाइम पे डेटा इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ में जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज़। आपको फोकस करना है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ में आप जाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड। आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के साथ में इफ पॉसिबल देन लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो। सो ये जो सेगमेंट है 5, 10, 15, 20, 25 और अगर हम लॉजिकल रीजनिंग लेते हैं तो 30 नंबर ऐसे हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जिस पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। मतलब 50 क्वेश्चन में 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं और आप कैटेगरी 1 में मेरे आ रहे हैं। इस क्रूशियल टाइम पे आपको डेली एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करना है, डेली एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके साथ में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपके जो है ब्याज से रिलेटेड सवाल आ रहा है, ठीक है, या जो है टाइम वर्क का क्वेश्चन आ रहा है या परसेंटेज का सवाल आ रहा है, उन क्वेश्चंस को 8-9 थीम ही मेजरली रिवाइज करनी होती है। मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे भी वही 8-9 थीम ही बार बार रिवाइज करता था। आपको वो करना है और कोशिश करना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। सो ऑन द डेली बेसिस एटलीस्ट 2 से 3 कैटेगरी आप पिक करें और उनके क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें, हो सके तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन करें, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के अगर 5 के 5 सवाल आप सही करके आते हैं, डेफिनेटली आप जेआरएफ क्लियर करने की लाइन में है। अगर आपके एक भी सवाल कॉम्प्रीहेंशन के गलत हैं, ट्रस्ट मी, आप अपने हाथ से अपना चांस जो है गवा रहे हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन आपको गलत नहीं करना है। सो दिस इज माई सजेशन कि आप 35 प्लस और 39 और 40 मार्क्स कैसे, 40 क्वेश्चन कैसे सही करेंगे और आपके 80 नंबर के अप्रॉक्स पेपर 1 में कैसे बनेंगे। इसके साथ में जो पेपर 2, जो कैटेगरी 2 में है, उनको किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, उसके लिए आई हैव मेड वन सेपरेट लिस्ट। जो इसमें बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहला, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड बेटर होना चाहिए बाकी कैंडिडेट से, बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड ऐसा है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में है और जो कॉमन एस्पिरेंट्स कंपेरेटिवली जिनका मैथ बेटर है वो कम प्रिपेयर कर पाते हैं या उनको कम टाइम मिलता है। तो अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या आप मैथ में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड पे बहुत बेटर कमांड होनी चाहिए। मतलब 5 में से 4 सवाल तो आपके एटलीस्ट सही ही हों। इसके साथ में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी है, ठीक है, जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए भी बहुत ईजी है। अगर मैथ बैकग्राउंड वाले, जो मैंने 5 सेगमेंट उनके बताए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन,
कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इन पांचों में अगर वो 25 प्लस स्कोर कर देते हैं तो बाकी जो पीछे बचे हैं 4, 1, 2, 3, 4, 5 सेगमेंट 25 क्वेश्चन में लगभग उसमें 12, 13, 15 नंबर वो स्कोर कर सकते हैं अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके। पर जो मैथ वालों के 5 सेगमेंट हैं उनमें उनको बेहतर स्कोर करना है, ठीक है। उनमें 25 में कम से कम आप 20-22 नंबर के आसपास लेके आएँ, 20-22 क्वेश्चन सही करें, मतलब आपके 50 प्लस नंबर उनमें आ रहे हों। सेम चीज़ जो है मैं नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वालों से कहना चाह रहा हूँ कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में एटलीस्ट आप 4 क्वेश्चन सही करें। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सबसे ईजी पार्ट लगता है मुझे। और अगर आपके पास मैथ का एज नहीं है तो टीचिंग जो है एप्टीट्यूड है वो आपके लिए एज करेगा। सेम कॉम्प्रीहेंशन के भी 5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कॉम्प्रीहेंशन पे भी, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत इजी सेगमेंट है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कॉम्प्रीहेंशन का सवाल किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। दैट इज लाइक दैट हेल्प यू टू क्लियर योर नेट और जीआरएफ दैट फॉर एनी एग्जाम दैट यू टारगेटिंग फॉर। इसके साथ में हायर एजुकेशन पे भी आपकी बेटर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन में आपके एटलीस्ट नॉट 5 तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए अगर आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं। सो कॉम्प्रीहेंशन फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रीहेंशन, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन भी एक इजी सेगमेंट है जिस पे आप स्कोर बेहतर कर सकते हैं। तो आपके लिए भी ये 5 चीज़ें हैं जिनके 5 सेगमेंट में आपको काम करना है। कम्युनिकेशन और कॉम्प्रीहेंशन दोनों के लिए ही लाइक इजी केक है, ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट है कि इन 10 क्वेश्चंस में आप 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप सही करें। इसके साथ में जिनका मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, उन 15 क्वेश्चन में आप 13-14 क्वेश्चन सही करो तो आप लगभग जो है 20-22 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, जो कि आपका 50 जो है स्कोर यहाँ पे दे देता है। अगर आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 के 5 सही करें, हायर एजुकेशन में 4 अप्रॉक्स सही करें, रिसर्च एप्टीट्यूड में 3 से 4 क्वेश्चन सही करें। बाकी कॉम्प्रीहेंशन और कम्युनिकेशन में अगर आप मिला के 8 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप भी 21, 22, 23 क्वेश्चन के रेंज में आ जाते हैं। अब पीछे जो सेगमेंट बचता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो, इन 10 सवालों में अगर आपने 3 से 4 सवाल भी कर दिए, 2 से 3 सवाल भी कर दिए तो भी आपके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी सजेशन है कि आपको ऐसा करना है जो आपका अपना जैसे मैथमेटिक्स से हैं या नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड से हैं, जिस भी कैटेगरी में हैं, अगर आप अपने सेगमेंट में, ठीक है, जो भी आपका सेगमेंट है, अगर आप उसमें 22 क्वेश्चन के अराउंड सही कर देते हैं, पीछे आपके 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसमें अगर आप 12 क्वेश्चन भी सही कर दे रहे हैं तो आपका ये लगभग 34 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, 34 to 35 क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये आपको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू रीच्ड ऑन 70 मार्क्स, और 70 मार्क्स आपके लिए बहुत डिसेंट स्कोर है। 70 मार्क्स ऐसा है कि आप इजीली जो है जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। यहाँ से आपको हार्डली किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसकी कट ऑफ 220 या 230 जाती है, इफ़ आई एम टेकिंग 220, लास्ट ईयर कट ऑफ कम गई थी, और आप इसमें से अगर 70 मार्क्स डिटेक्ट कर देंगे देन इट रीच्ड ऑन 150, मतलब आपको लगभग 75 क्वेश्चन के राउंड सही करना है अपने खुद के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बन जाती है कि एटलीस्ट अगर आप नेट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा, अगर आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ माय सजेशन कि आज से आपको अपने पेपर 1 के टाइमिंग को 2 पार्ट में बांटना है। अगर आपका नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन और हायर एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा टाइम दें। उसके बाद कोशिश करें कि एटलीस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिक्स या लॉजिकल रीजनिंग पे भी थोड़ा सा काम करें कि ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें से आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर पाएँ। सेम जो बचे हुए 2 सेगमेंट है उनको अगर टाइम मिले तो देख लें, अदरवाइज अपना जो आपने प्रीवियस नॉलेज आपने आज तक गेन की है उसके बेसिस पे आप तैयारी करें और ये इन सेगमेंट को आप सॉल्व करें। सेम जो अपोजिट है, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स हैं, वो कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन को मैक्सिमम सॉल्व करें, इस पर काम करें। इसमें वो 25 में 22-23 नंबर या 25 में 25 नंबर तक टारगेट करें। उसके बाद जो टाइम बचे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे पहले टाइम दें, टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आप जाए रिसर्च एप्टीट्यूड में एंड हायर एजुकेशन में। मतलब इन 15 सेगमेंट में, इन 15 क्वेश्चन में आप भी ट्राई करें
कि एटलीस्ट आपके 5, 6, 7 क्वेश्चन सही हो जाए, तो आपको बेटर एज मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट करें, नहीं है तो इन सेगमेंट को छोड़ दें या इनको अपने प्रीवियस नॉलेज पे सॉल्व करें और अपने पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। बाकी जो पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं वो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें यही बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में कैसे बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं कम टाइम में और क्या हम करें कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपने देखा है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये चैनल बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। धन्यवाद।